गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबका इनक्रेडिबल एकेडमी पे। हाँ जी, तो कैसा चल रहा है तैयारी आप लोग का? अभी देखा गया है कि कई बच्चे काफी परेशान है, मुझे हंसी भी आ रही है। काफी परेशान है कि सर एग्जाम का डेट कब बढ़ेगा, क्या होगा, कैसे होगा, समझ नहीं आ रहा। भाई काहे का टेंशन ले रहे हो भाई इन सब का? आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप तैयारी करिए। अगर टाइम बढ़ता है एग्जाम का तो और फायदा ना जी उसमें, कि चलो लास्ट लास्ट मोमेंट में बहुत कुछ नहीं हो पाया तो अब हम कर लेते हैं। तो ये चीज बिना सोचे और बिना परेशान हुए आप अपने तैयारी को जारी रखिए, ठीक है? कि जब एग्जाम का डेट आएगा हो सकता है कि एक आध सप्ताह बढ़ जाए, हो सकता है एक महीना बढ़ जाए, बट इतना आप समझ जाइए कंफर्म कि एग्जाम होना तय है। क्योंकि इस एग्जामिनेशन का इंतजार बरसों से किया जा रहा है, ठीक है? 2015 के बाद से लगातार इंतजार ही हो रहा है। तो ये जो एग्जाम है एकदम वेटेड एग्जाम है, लोग इंतजार में है। सरकार भी इस एग्जामिनेशन को लेकर के कभी नहीं चाहेगा कि इसको रद्द करें या आगे ज्यादा बढ़ाएं, क्योंकि इस एग्जाम ही सरकार को या तो उठाएगा या गिराएगा, इतना मान लीजिए आप। क्योंकि भाई जिस एग्जाम का 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 8 साल, 8 साल अगर लगाया गया है तो उस एग्जाम को कैसे सरकार रद्द करेगी? तो ये अगर आपके मन में गलतफहमी आ गया है कि एग्जाम हाई कोर्ट में गया है, फंस जाएगा, डिले हो जाएगा, ये होगा, मत निकाल दीजिए, मत करिए ऐसा। आपका काम है सिर्फ पढ़ाई करना, मॉक टेस्ट देना, जो क्लासेस दे रहे क्लासेस को करिए, घर पे प्रैक्टिस करिए, बस इतना ही तो करना है आपको। और एग्जाम को एकदम फाड़ू तरीका से देना है, ठीक है? चलिए, तो इसमें बिना सोचे समझे ये कोई क्वेश्चन नहीं देखेंगे, चाहे यूट्यूब वाले जितना भी बकवास कर ले कि भाई एग्जाम रद्द हो जाएगा, एग्जाम नहीं होगा, एग्जाम होगा, एग्जाम ले लेगा। इन डिबेट में मत पड़िए ना, एकदम कचरा बना के रख दे यूट्यूबर वाले लोग। मतलब टीचर है कि यूट्यूबर है समझ नहीं आता है कि लोग बस आए दिन बस अपना अपना बकैती कर रहा है। तो ये सब पे ध्यान आपको नहीं देना, आप बेहतर पढ़ने पे ध्यान दीजिए। अरे बढ़ेगा, देखा जाएगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा। तो हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे, वहां से आप देख लीजिएगा ऑफिशियल नोटिस। बाकी यूट्यूब के चक्कर में मत पड़िए, पढ़ाई करिए, ठीक है? चलिए, तो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है कंप्यूटर का टॉप 20 क्वेश्चन, जिसमें पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्या है भाई पहला क्वेश्चन? तो जरा गौर करिएगा, ठीक है? कि लागू सुरक्षा नियम पर आधारित नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम जो इनकमिंग और आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक को नियंत्रित करता है और उसका निरीक्षण करता है, वो कहलाता है, क्या कहलाता है? समझिएगा। आप अगर फोन में या मोबाइल जो जनरली कंप्यूटर में, आप कंप्यूटर में जब इंटरनेट यूज करते हैं तो डेटा ट्रांसमिट होने का काम करता है, डेटा आता और डेटा जाता है। तो इनके बीच में जो अगर कोई बग्स, कोई एरर, कोई वायरस अगर आ जाए तो इनको रोकने के लिए, ठीक है, क्या बोल रहा है कि लागू सुरक्षा नियम, जो सुरक्षा नियम लागू है उसके बारे में आधारित नेटवर्क, यानी जिस नेटवर्क में सिक्योरिटी सिस्टम अगर लगा हुआ है, जिसमें इनकमिंग और आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक को नियंत्रित करता है और उसका निरीक्षण करता है, उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, तो इसको हम आगे समझा रहे हैं फिगर के द्वारा, ठीक है? कि आपका सिस्टम यहाँ लैन वैन से जुड़ा हुआ है, ये वैन है और ये लैन है, इन दोनों के बीच में कनेक्शन स्थापित होता है जिसको एक फायरवॉल के नाम से जाना जाता है। एक लगा हुआ रहता है सिस्टम जो नियंत्रण करता है आपके इनकमिंग और आउटगोइंग जो डेटा ट्रांसमिट हो रहा है, डेटा अपलोड डाउनलोड हो रहा है, डेटा आ रहा और जा रहा है, उनको काम रोकने का, देखने का, निरीक्षण करने का जो काम करता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? फायरवॉल, ठीक है? अब जरा समझिएगा कि लागू अप्लाइड सुरक्षा नियमों पर आधारित नेटवर्क सुरक्षा यानी नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम जो इनकमिंग, अब कई बार पूछ देता है कि एनएसएस को क्या बोलते हैं, एनएसएस का फुल फॉर्म, तो नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम जो इनकमिंग और आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक को नियंत्रित यानी कंट्रोल करता है और उसका निरीक्षण करता है, तो उसको क्या बोलते हैं? फायरवॉल। क्लियर भाई? एकदम आप ऐसा फील करें ना कि मैं आपको ऑफलाइन पढ़ा रहा हूं, इस तरह से आप
देखिए और समझिए। अगर इसमें भी दिक्कत हो रहा है तो आप बताइए कि हम लोग एक टाइम फिक्स करते हैं रात में 8 बजे 7 बजे, और हम लोग लाइव क्लास करते हैं, जो आप डायरेक्टली हमसे जुड़े रहें। मैं आपका कमेंट्स देखूं, यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट देखूं कि आपका क्या कमेंट आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग फिर हम आपसे बात करें। तो क्या आपको ये ज़रूरत महसूस होती है तो बताइएगा कमेंट करके कि आप ऐसा चाहते हैं कि हम लोग लाइव क्लास करें। लाइव में मज़ा भी आएगा और एक टाइम पे हम लोग जुड़ेंगे भी। तो अगर आपका जवाब यस है तो आप काइंडली बताइए। दूसरा चीज कि अगर आप चाहते हैं कि सर आपका जो क्लास है ये तो एमसीक्यूज है, डिटेल में क्लास चाहते हैं एक एक टॉपिक वाइज और उसका पीडीएफ नोट्स वगैरह, तो आप हमारा इनक्रेडिबल एकेडमी के ऐप डाउनलोड करिए। सबसे पहले यस लिखिए, हाँ सर मुझे डिटेल क्लास चाहिए, यस करिए। उसके बाद मैं आगे का अगले क्लास में बताऊंगा, देखता हूं कि कितने लोग को जरूरत है, ठीक है। उसके बाद हम आगे अनाउंसमेंट करेंगे नेक्स्ट चीज के लिए, ठीक है। चलिए यहां पे बोला है कि ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है हम पहले पढ़ा चुके हैं, फिर से अभी बता देंगे। पहले समझिए क्वेश्चन क्या है कि ऑपरेटिंग सिस्टम प्रबंध करता है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम जो मैनेज करने का काम करता है वो किन किन चीज को मैनेज करता है दिए गए ऑप्शंस में। ऐसे बहुत कुछ चीज को मैनेज करता है, लेकिन गिवन ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें समझना है। पहला बोला फाइलों का, फोल्डर का, इनपुट आउटपुट का, या सभी का। मेरे भाई साहब ये सब का काम करता है समझने का, ठीक है। प्रबंध यानी मैनेजमेंट करता। ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब ही होता है कि कंप्यूटर के अंदर सारे इक्विपमेंट, सारे कल पुर्जा, सारे मशीन को जो मैनेजमेंट का काम करता है, जिससे काम कराता है, जिसको एक्टिव करता है, जिसको जीवित रखता है, वो ओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। यहाँ पे सभी हो जाएगा। यहाँ पे एक बार देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन में क्या बोलना चाह रहे हैं कंप्यूटर महाराज। तो ऑपरेटिंग सिस्टम छोटे रूप में इसे ओएस यानी शॉर्ट फॉर्म में इसे ओएस कहते हैं, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम है जो अन्य कंप्यूटर प्रोग्राम को संचालन करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम उपभोक्ता तथा कंप्यूटर के मध्यस्थ यानी मीडिएटर, उपभोक्ता मतलब कंज्यूमर, कार्य मध्यस्थ का कार्य करता है, यानी मीडिएटर का काम करता है। यह हमारे निर्देशों को कंप्यूटर को समझाता है, हमारे दिए गए इंस्ट्रक्शन, निर्देश, आदेश को जो पालन कराने का काम करता है उसको कंप्यूटर को समझाता है मशीन लैंग्वेज, क्योंकि मशीन भाई आपको ये बोला जा रहा है आप ये कर लो, ठीक है। तो वो सब काम क्या करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, और इन सभी चीजों को वो ऑपरेट करता, मैनेज करता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि निम्न में से कौन एक कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां प्रदर्शित करता है। निम्न में से कौन एक कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां प्रदर्शित करता था। सिंपल सा है, जो त्रुटियां प्रदर्शित करता है उसको बग बोलते हैं या बगिंग बोलते हैं, ठीक है। बगिंग और डीबगिंग, जो समस्या आ गया वो बग है, जो समस्या को सॉल्व कर देगा उसको जो समस्या को खत्म कर देगा उसको डीबगिंग भी कहते हैं। बग और डीबग होता है, ठीक है। तो क्या है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर आंकड़ों की एरर या त्रुटि प्रदर्शित करता है, जिसको क्या बोलते हैं, बग बोलते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। अच्छा, उसी का एक्सप्लेनेशन है कि सॉफ्टवेयर बग किसी कंप्यूटर प्रोग्राम या प्रणाली में त्रुटि, दोष या गलती या खोट, बड़ा खतरनाक हिंदी लिखा है भाई, को वर्णित यानी एक्सप्लेन करने के लिए प्रोग्राम की जाने वाले एक आम शब्द है, जो गलत और अप्रत्याशित प्रोग्राम देती है। ज्यादातर बग लोगों द्वारा किसी प्रोग्राम यानी स्रोत कोड या सोर्स कोड या इसकी डिजाइन में की गई गलतियां यानी त्रुटियां यानी एरर की वजह से उत्पन्न होते हैं। तो बगिंग और डीबगिंग के बारे में समझ गए होंगे। जो त्रुटियां के बारे में आपको इंफॉर्मेशन देता है, बताता हो उससे बग करता है। डीबगिंग यानी त्रुटियों का हटाने का काम करते हैं, उसके समस्या को समाधान करने का, ठीक है। यहाँ पे है वायरस, ट्रांजन, हॉर्सेस तथा वर्म्स। क्या है भाई, क्या है? तो जैसे ही वायरस दिखा, कम से कम इनको जाने या ना जाने, वर्म्स मतलब भी जानते हैं, वायरस तो हम लोग सब जानते हैं क्या है भाई। तो वायरस जो है किसी, जैसे अभी कोरोना वायरस, तो कोरोना वायरस इंसान के लिए आया और शरीर में वो आया, जिससे इम्यूनिटी सिस्टम खराब हुआ, जिससे हम बीमार हो गए। कई हमारे ऐसे भी लोग हैं, हमारे देश और दुनिया के लोग, जो
डेथ भी हो गई है इस वायरस से, ये इतना खतरनाक था। तो उसी प्रकार कंप्यूटर के अंदर भी कुछ वायरस होते, कुछ बीमारी होता है, हम आपके बोलचाल के भाषा में समझा रहे हैं, कुछ बीमारी होता है, कुछ ऐसे फाइल्स एक्सटेंशंस होते हैं जो आपके कंप्यूटर में आते के साथ आपके जो सिस्टम में सेव किए गए या बनाए गए, चाहे वो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हो या फिर उसके स्टोरेज डिवाइस में कोई आपका चीज़ रखा हुआ, वो सबको ख़राब कर देता है, बर्बाद कर देगा, डिलीट कर देगा, एरर कर देगा, मतलब डिस्टर्बेंस एलिमेंट होते, डिस्टर्ब कर देगा, ठीक है, तो उसको वायरस बोलते हैं, ठीक है, और इसी की सब सिनोनिम्स कह सकते हैं हम, ठीक है। तो क्या करता है भाई वायरस का काम क्या है? तो ऑप्शन में दिया गया है कि कंप्यूटर प्रणाली को हानि पहुंचाने में सक्षम होते हैं। सोचा जा सकता है इस ऑप्शन के बारे में। यदि कंप्यूटर पर प्रेजेंट हो तो डिटेक्ट नहीं कर सकते, नहीं कर सकते भाई, एंटीवायरस सही होता है। यूजर फ्रेंडली एप्लीकेशन है, बिल्कुल गलत। कंप्यूटर पर रहने वाली हानि रहित एप्लीकेशन है, गलत। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? कंप्यूटर प्रणाली को हानि पहुंचाने में सक्षम होते हैं, यानी आपके कंप्यूटर को हानि पहुंचा सकता है, जिसको हम वायरस, ट्रांजन्स, ठीक है, ट्रांजन हॉर्सेस और वर्म्स बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ही तो समझ ही गए, तो इसको देख लीजिए। प्रोग्राम में एरर्स को करेक्शन को कहते हैं, अभी जस्ट हम बताए थे बग और डिबग, ठीक है। तो प्रोग्राम्स में एरर ERROR, ठीक है, एरर करेक्शन यानी ठीक करने को कहते हैं, तो उसको डीबगिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं? डीबगिंग कहते हैं। नेक्स्ट है, ज्ञात सॉफ्टवेयर बग के लिए रिपेयर जो सामान्यतः इंटरनेट पर बिना चार्ज उपलब्ध होता है उसे कहते हैं। देखिए, आपके सॉफ्टवेयर में बग को रिपेयर करने के लिए सामान्यतः इंटरनेट पे बिना पैसे का, बिना चार्ज का, ठीक है, उपलब्ध होता, उससे क्या कहते हैं भाई साहब? तो उससे पैच बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? पैच बोलते हैं। एक्सप्लेनेशन देखिएगा, इसको हम अलग से निकाले हैं विकिपीडिया से ढूंढकर आपके लिए क्या है। तो पैच क्या है, इसका परिभाषा पहले हम समझते हैं। पैच एक सॉफ्टवेयर अपडेट है जिसमें एक एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम के कोड इंसर्ट कोड, प्रोग्राम में इंसर्ट कोड या पैच होता है। आमतौर पर पैच को मौजूद सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में एस्टैब्लिश्ड किए जाते हैं। सॉफ्टवेयर पैकेज के फुल रिलीज के बीच पैच अक्सर टेम्पोररी फिक्स होते हैं, ठीक है। तो पैच को हम समझ सकते हैं कि आपके सॉफ्टवेयर में कुछ एरर आ जाता है, तो बिना कोई चार्ज का, बिना कोई पैसे के इंटरनेट से जो पैच उपलब्ध रहता है, जिससे आप अपने सामान्यतः जो प्रॉब्लम उसको रिपेयर कर सकते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? पैच बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तर्क संगत त्रुटियों के विलोपन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका भी डिबगिंग हो जाएगा, ठीक है। इसका भी तर्क संगत त्रुटियों को विलोपन यानी ठीक करने, सॉल्यूशन ठीक करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डीबगिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन सी ऑप्टिकल डिस्क है? ऑप्टिकल डिस्क, जैसे आपके फोन या आपके कंप्यूटर में जो स्टोरेज कैपेसिटी है, जिसको बढ़ाने के लिए, या आपके कंप्यूटर या मोबाइल में कुछ ऐसे सामग्री है, कुछ ऐसे फाइल्स हैं या कुछ ऐसे वीडियोस, फोटोज है जिसको आप स्टोर करके रखना चाहते हैं, तो वो स्टोरेज डिवाइस का यूज करते हैं। स्टोरेज डिवाइस में बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं, जैसे पेन ड्राइव, माइक्रो एसडी चिप, फिर हो सकता है क्या, तो उसके साथ साथ हार्ड डिस्क हो गया, SSD हो गया, क्लाउड कंप्यूटर हो गया, पहले के दौर में आएगा तो फ्लॉपी आ गया, उसके बाद फिर CD रोम, CD डिस्क, DVD, तो उसी का एक प्रकार है वार्म डिस्क, ठीक है। वार्म डिस्क जो है उसी का एक प्रकार है, जो इस तरह से आता था, अलग अलग कंपनी, सोनी वगैरह का, ठीक है। तो वार्म, ठीक है, WRM, जिसका नाम फुल फॉर्म होता था राइट ऑन या रीड ओनली मेमोरी के नाम से भी ऑप्टिकल डिस्क के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में वायरस का संबंध निम्नलिखित में से किस, निम्नलिखित में से है? तो धूलकण से, हार्डवेयर नहीं, प्रोग्राम से। वायरस प्रोग्राम को खराब पहुंचाता है, आपके हार्डवेयर को कुछ नुकसान वो नहीं पहुंचा सकता, ठीक है। तो वायरस आपके जो सॉफ्टवेयर है या प्रोग्राम है उनको ही नुकसान पहुंचा सकता है, यानी सॉफ्टवेयर को, हार्डवेयर खराब नहीं होता वायरस से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर के क्षेत्र में EU
एल ए का अर्थ है, सिंपल है, यूजर एंड यूजर लाइसेंस, एंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट। मतलब स्पेलिंग याद नहीं रहेगा तो ऐसे कर दीजिएगा, ठीक है, भावनाओं को समझ गए होंगे, जिसमें स्पेलिंग भी लगता है कुछ गलती हो जाएगा, कुछ गड़बड़ हो जाएगा, तो ये वाला डॉक्टर वाला स्टाइल में लिख लीजिए, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अच्छा ये भी नहीं लिखा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम बढ़ते हैं कि बैकअप क्या है। देखिए बैकअप नॉर्मली जो हम समझते हैं, आप समझते हो क्या है, कि कोई भी फाइल आपके सिस्टम के अंदर हो, कंप्यूटर के अंदर हो, सॉफ्टवेयर हो, जिसको एक्स्ट्रा उसके कॉपी बना कर रख लेना, बैकअप बोलते हैं, ठीक है। क्या यहाँ पे बोलना चाह रहा है कि अपने नेटवर्क में और अधिक घटक जोड़ना नहीं, डेटा बचाने के लिए इसमें मूल स्रोत की कॉपी करके दूसरी जगह पे रखना, सोच सकते हैं। नए डेटा को पुराने डेटा से फिल्टर करना नहीं, टेप पर डेटा एक्सेस करना नहीं। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, डेटा बचाने के लिए, यानी कि आपके पास कोई इंपॉर्टेंट डेटा है जिसको आप सेव करके रखना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं, उसमें किसी तरह का कोई समस्या ना हो, डिलीट ना हो जाए, तो उसको बैकअप बना कर रख लेते हैं कि इन फ्यूचर दोबारा हम इसको ला सकते हैं। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, तो इसका जवाब सिंपल सा नहीं आया, इसका जवाब हो जाएगा बी, यानी डेटा को बचाने के लिए कॉपी कर लेना। किसी लॉगिन नाम और पासवर्ड, लॉगिन, ठीक है, इसको कुछ और मत समझिएगा, लॉग इन, जिसमें नेम और पासवर्ड के प्रमाणीकरण कहा जाता है। यानी कोई भी अगर एप्लीकेशन ओपन कर रहे हैं, कोई प्रोग्राम, कोई सॉफ्टवेयर में लॉगिन कर रहे हैं, या फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे जब नाम, नंबर या नाम और पासवर्ड जब डालते हैं, तो उस डालने की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, तो उसको बोलते हैं ऑथेंटिकेशन, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, लॉगिन नहीं बोलते, लॉगिन तो वो प्रक्रिया, उसका ऑथेंटिकेशन, यानी आप ऑथेंटिक आदमी है कि नहीं, आप प्रॉपर वही आदमी है कि नहीं। तो वही आदमी का पहचान है कि नाम सही रहेगा, कई बार मोबाइल नंबर भी रह सकता है, कई बार ईमेल आईडी भी रह सकता है, कई बार यूजर आईडी भी रह सकता है, और एक पासवर्ड रहता है। तो उससे ऑथेंटिकेशन होता है कि ऑथेंटिक बंदा, ऑथेंटिक आदमी जो है, ऑथेंटिक आदमी इसमें लॉगिन कर रहा है, तो ऑथेंटिकेशन उसको बोला जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, कि शिक्षा संस्थान सामान्यतः अपने डोमेन नाम का निम्न प्रयोग करते हैं। देखिए यहां पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन .edu लिखते हैं, .edu, .edu का मतलब क्या है, कि edu को समझ सकते हैं एजुकेशनल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, तो .edu लिख देते हैं। .com का मतलब क्या हुआ, तो कॉमर्स से रिलेटेड होता है .com, इंस का मतलब इंस्टीट्यूशन है, ORG का मतलब ऑर्गेनाइजेशन है, तो डॉट के बाद जो भी आएगा, इन का मतलब इंडिया है, .pk का मतलब पाकिस्तान है, ठीक है। तो डॉट के बाद जो आएगा, नॉर्मली हम लोग .in भी देखते हैं, मतलब ये साइट है इंडिया का है, .pk है तो समझिए 54 का है, यानी तो पूरा मत लिखो, ठीक है, तो ये पाकिस्तान का है, ठीक है। तो .org है, मतलब कोई ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूट है, ठीक है, एक बार इसको देख भी लीजिएगा, आई इंस्टीट्यूट ही होना चाहिए। edu का मतलब एजुकेशनल, कॉम का मतलब कॉमर्शियल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, किसी कॉलेज परिसर तथा सीमित कंप्यूटर नेटवर्क का नाम है। देखिए कैन होता है, यानी कैंपस एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और वर्ल्ड वाइड नेटवर्क, यानी वैन, मैन, लैन, कैन। तो आपका जो सीमित परिसर में या कॉलेज परिसर में जो यूज होता है वो लैन होता है, वो क्या होगा, लैन होगा। परिसर बहुत और छोटा जगह पे होगा, ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी लैन, ठीक है। लैन लोकल एरिया नेटवर्क के थ्रू सारे एरिया में वाईफाई का स्प्रेड कर दिया जाता है, जहां से आप कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर नेटवर्क बनाने के लिए कम से कम, ठीक है, कितने कंप्यूटर की आवश्यकता होगी। कंप्यूटर नेटवर्क बनाने के लिए कम से कम 2 या 2 से ज्यादा, जितना भी रख सकें उसमें आप नेटवर्क बना सकते हैं, ठीक है। तो कम से कम 2 रहेगा तो एक दूसरे से नेटवर्किंग कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा,
2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नेटवर्क पर साझा नहीं किया, निम्न में से कौन सा नेटवर्क पर साझा नहीं किया जा सकता है? तो ये हो जाएगा, साझा हो जाएगा। प्रोसेसर साझा नहीं हो सकता, बाकी सब नेटवर्क पे साझा हो सकता है। ठीक है, तो प्रोसेसर साझा नहीं होता है। ठीक है, चलिए, जैसा कि हम जानते हैं कि प्रोसेसर कंप्यूटर के मदरबोर्ड का मुख्य हिस्सा है जो कंप्यूटर चलाने यानी ऑपरेट करने में सहायता करता है, जबकि नेटवर्क के माध्यम से डिस्क सीडी रोम को साझा किया जा सकता है। अतः इसका सही विकल्प कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेटवर्किंग में बैकबोन का संबंध किसे कहते हैं? ध्यान से समझिएगा, नेटवर्किंग जब करेंगे तो उसमें बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी का संबंध किससे है? तो इसमें रीढ़ की हड्डी है इंटरनेट। क्या हो जाएगा? इंटरनेट हो जाएगा। इंटरनेट के थ्रू ही सब कुछ काम हो पाएगा नेटवर्किंग करने का। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बैकबोन नेटवर्किंग। अब नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध वीआई मैक्स से है? वीआई मैक्स ये एकदम आपका जो है वो ये संचार प्रौद्योगिकी से है, यानी आपका कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से रिलेट करता है ये चीज। ठीक है, वीआई मैक्स का संबंध संचार प्रौद्योगिकी यानी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी या वर्ल्ड वाइड इंटर ऑपरेटेबिलिटी वाली नवीनतम वायरलेस प्रणाली, इसको समझिएगा क्या है। वीआई मैक्स स्टैंड फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर ऑपरेटेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस, इसका फुल फॉर्म हो गया, ये कभी पूछ सकता है। ये जो टेक्नोलॉजी है फास्टेस्ट टेक्नोलॉजी है। इट यूज्ड टू प्रोवाइड हायर डेटा रेट विथ इंक्रीज कवरेज, यानी बहुत बड़ा एरिया में बहुत स्पीड जो डेटा जो प्रोवाइड करने का काम करता है उसको क्या बोलते हैं? वीआई मैक्स के थ्रू एक नवीनतम टेक्नोलॉजी है। ठीक है, संचार प्रौद्योगिकी के लिए यानी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के लिए। नेक्स्ट है, मॉडेम एक हार्डवेयर युक्ति है, डिवाइस है। ठीक है, युक्ति का मतलब डिवाइस होता है जो निम्नलिखित को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? कई बार बताएं, टेलीफोन लाइन को जो है कंप्यूटर तक ट्रांसमिट करने के लिए, इंटरनेट में तब्दील करने के लिए जो प्रयोग किया जाता है उसको हम मॉडेम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्या है भाई? तो यूडीपी का मतलब क्या है? यूडीपी का मतलब क्या है? सिंपल सा है, यूजर डेटा ग्राम पैकेज। यूजर डेटा ग्राम पैकेज, सेम चीज लिख दिया, पैकेज और पैकेट लिखा है। यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, तो यूजर डेटा प्रोग्राम प्रोटोकॉल इसका जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखिएगा क्या है। यूडीपी का पूरा नाम यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल होता है। इसका काम क्या है भाई? तो कंप्यूटर नेटवर्किंग में यह कनेक्शन रहित प्रोटोकॉल है। इस प्रोटोकॉल को 1980 में डेविड पी रोड द्वारा डिजाइन किया गया था। तो आज का जो मैक्सिमम क्वेश्चन था वो कहीं ना कहीं डेटा ट्रांसमिशन या संचार प्रौद्योगिकी या कम्युनिकेशन से रिलेटेड बहुत सारे हम देखें, बहुत सारे वायरस से रिलेटेड हम क्वेश्चन को देखें कि बगिंग डिबगिंग क्या होता है। तो आज का जो क्लास था समझिए एक टाइप का क्वेश्चन मैक्सिमम था, तो इसमें काफी हद तक चांस है कि एक आध दो क्वेश्चन कभी डायरेक्टली आपके एग्जाम में भी पूछ देगा। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्लास था। आप उन सारे दोस्तों को शेयर करिए, ठीक है, जो जिन तक इसकी जरूरत है, जिसको इसकी जरूरत है। हमारा काम है हम एक अच्छे क्वेश्चंस आपके सामने लाना, और अगर हमारा एफर्ट आपको लग रहा है कि जेन्युइन है, सच में हम मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, क्वेश्चन ला रहे हैं, रात में वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, दिन भर ऑफलाइन क्लास लेने के बावजूद भी रात में अगर हम आपके लिए क्लास ले रहे हैं, तो हम आपसे एक उम्मीद तो कर सकते हैं, एक बड़ा भाई होने के नाते मेरा हक है कि हम आपको एकदम आदेश दे सके कि हाँ, अब हमारे चैनल को, अपने बड़े भाई, अपने बड़े भाइयों के टीम के साथ जो हम लोग जुड़े हुए हैं, उन सब के चैनल को प्रमोट करना, बताना एकदम जरूरी है। ठीक है, बार बार बोलना हमको अच्छा नहीं लगता, लेकिन आप कभी कभी भूल जाते हैं, तो याद दिलाना भी एक बड़े भाई होने के नाते मेरा फर्ज है कि हम आपको बताएं कि आप इस चैनल को प्रमोट करिए, जल्दी से इसको बड़ा से और बड़ा बनाइए। ठीक है, तब तक आपका सपोर्ट जारी मेरे मुझ तक रहेगा, हम पूरे टीम को, और बेहतर से बेहतरीन आपको कंटेंट देते रहेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो ठीक लगा तो जरूर लोगों को बताइए। ठीक है, बार बार हम बोलेंगे। चलिए, मिलते हैं अगले क्लास में, दीजिए हमें इजाजत। थैंक यू, गुड नाइट।